नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। इंदौर ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा हब है और यहां बड़ी संख्या में ट्रक ऑपरेटर्स अपना कारोबार करते हैं, लेकिन डीजल के दाम बढ़ने के बाद यह कारोबार ठप हो गया है। हाल ये कि डीजल की खपत लगभग आधी रह गई है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं और केंद्र सरकार को 3 हफ्ते का एक अल्टीमेटम भी दिया है। आज ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की समस्याओं पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री परविंदर सिंह भाटिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाटिया साहब। भाटिया साहब सचिव हैं इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के और लगातार बरसों से पीढ़ी दर पीढ़ी इसी व्यवसाय में हैं। ये बताइए, इंदौर में या पूरे देश की बात करें, ट्रक ऑपरेटर्स के सामने क्या प्रमुख समस्या है आज की तारीख में? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि डीजल की दरें जो है पहले ही अधिकतम थी और जब पिछले माह इसमें बढ़ोतरी की गई, एकदम से 5 रुपये लीटर की जो बढ़ोतरी से हमारी जो कमर जो है वो टूट गई। वाहन पहले ही चलाना दुभर थे, लेकिन उसके डीजल के मूल्य बढ़ने के बाद में बिल्कुल ही हम असहाय हो गए और आज की तारीख में हमारे वाहन स्वतः खड़े होने की पोजीशन में। मतलब डीजल की खपत का आंकड़ा बताता है कि डीजल की खपत में भारी कमी हुई है। तो डीजल की खपत कम होने का मतलब है कि वाहन सड़क पर है। क्या वास्तव में वाहन सड़क पर हैं या खड़े स्वेच्छा से कर दिए गए हैं? क्योंकि जो दरें चल रही है और भाड़ों की जो दरें हैं उसके हिसाब से सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है आज की तारीख में वाहन चालकों के लिए। तो सरकार को इससे सबक लेना चाहिए कि यदि इसी तरह से उनकी नीति रही और मूल्य वृद्धि होती गई तो देश भर के ट्रक जो है ऑटोमेटिकली ही खड़े हो जाएंगे, स्वतः खड़े हो जाएंगे। क्या ट्रकों का भाड़ा फिक्स नहीं होता? आपने कहा डीजल के दाम बढ़ गए हैं, तो उसी जिस भाव से जितना प्रतिशत डीजल महंगा हुआ उतना प्रतिशत भाड़ा बढ़ा दें, ऐसा नहीं हो सकता? नहीं है। हमने सरकार से कई बार मांग की कि हमारे न्यूनतम भाड़े जो हैं वो फिक्स किए जाएं, लेकिन कभी भी सरकार ने इस ओर, ना केंद्र सरकार ने ना ही प्रदेश सरकारों ने कभी इस ओर ध्यान दिया। हमारे जो भी भाड़े रहते हैं वो मांग और पूर्ति के आधार पर चलते हैं। यदि मांग अधिक है मार्केट में तो थोड़े से भाड़े ठीक होते हैं, अन्यथा आज की तारीख में तो वर्ष भर यही स्थिति रहती है कि भाड़े जो है वो न्यूनतम से भी कम रहने के कारण जो है वाहन चलाना बहुत ही मुश्किल है। एक ट्रक, औसत ट्रक, एक साधारण ट्रक कितना किलोमीटर चलता है 1 लीटर डीजल में? 1 लीटर, यह भी एक विडंबना है कि देश में इतनी टेक्नोलॉजी आई, इतने वाहन निर्माता आए, लेकिन कभी भी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि उसका जो एवरेज है डीजल का प्रति लीटर वो बढ़ाया जाए। आज भी इतने दशकों के बाद भी हम 3 किलोमीटर प्रति लीटर ही चल पाते हैं। आज भी यह स्थिति हमारी, यानी 1 लीटर में 3 किलोमीटर से ज्यादा चल नहीं पाते ट्रक। खाली ट्रक या खाली है तो 4 किलोमीटर की एवरेज देती है, यानी कि यदि खाली ट्रक भी अगर कहीं दौड़ता है तो वो भी 12 से 13 रुपये प्रति किलोमीटर की उसकी कास्ट आती है और भरी हुई गाड़ी की जो कास्ट है वो 17 से 18 रुपये प्रति किलोमीटर सिर्फ हमारा डीजल में जा रहा है। और बहुत सारी परेशानियां ट्रांसपोर्टर्स के सामने होती है। एक तो वाणिज्य कर विभाग के नाके जगह जगह हैं, टोल टैक्स लगे हुए हैं, राज्य सरकार का वेट है। इन सब चीजों से क्या परेशानी? टोल की बात कर लें पहले। क्या आपको लगता है कि टोल नाके आने के बाद सड़कें अच्छी बन गई, अब तो आपका मेंटेनेंस कम हो गया ट्रकों का? नहीं सर, ऐसा देखने में ऐसा लगता है, लेकिन टोल आज की तारीख में हमारे लिए महामारी से भी अधिक है। जैसे कैंसर और एड्स की बीमारी से आदमी खत्म हो रहा है, वैसे ही टोल के कारण आज हमारा जो व्यवसाय है वो मरणाप्रत हो गए। बराबर डीजल के बराबर एक कॉस्टिंग हमारे को अच्छी सड़कों के नाम पर जो है भुगतान करना पड़ रहा है और टोल का एक माफिया काम कर रहा है। जो एक सड़क को यदि 200 करोड़ रुपए में उसका ठेका जाता है तो 2000 करोड़ से भी अधिक की राशि हमारे से वसूल की जाती है। हमने इसके लिए केंद्र सरकार को एक फार्मूला भी सुझाया है टोल परमिट का, लेकिन हमें कहीं भी केंद्र सरकार उस पर ईमानदार नहीं दिखती टोल परमिट जारी करने के लिए। क्या कारण हो सकता है? क्या टोल नाके जो हैं या सड़कें जो बनाई जा रही हैं उसमें कोई बड़े गिरोह हैं या नेताओं का हाथ है? बिल्कुल कहा जा सकता है कि लोकल जितने भी विधायक और सांसद होते हैं उनकी मर्जी के बिना यह टोल कहीं पर भी लागू नहीं हो सकता। हम यदि अपने क्षेत्र में ही लें तो हमने माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 6 से 7 महीने तक उसे रोक के रखा गया और पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने उसके लिए उपलब्ध कराए कि जो ये 25 साल का
टोल नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 पर हमारे ऊपर थोपा जा रहा है 25 वर्ष के लिए, इसकी वसूली बड़ी आसानी से 5 वर्षों में हो सकती है, लेकिन उसको कोई भी समझने को तैयार नहीं है। तो इसका सीधा मतलब है कि स्थानीय नेता और सांसद और विधायक सभी उसमें शामिल रहते हैं कहीं ना कहीं। यानी जो टोल 25 साल तक लिया जाने वाला है वो 5 साल के बाद खुला सड़क खुली मुफ्त में की जा सकती है। जी सर, 5 साल में वो हो सकता था और उसमें प्रावधान भी था कि लागत वसूल होने के बाद स्वतः वो टोल टैक्स बंद होना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री कमलनाथ जी ने उसके अंदर एक ऐसा अमेंडमेंट कर दिया जो कि हमारे लिए फांसी का फंदा बन चुका है। उन्होंने जो लागत वसूल होने के बाद जो टोल बंद होना चाहिए स्वतः, उसको एक फिक्स पीरियड के लिए उन्होंने जारी कर दिया। और साथ ही पहले ऐसा था कि वो पूरा मार्ग कंप्लीट होने के बाद ठेकेदार उस सड़क को बना दे, उसके बाद वो टोल लागू होना चाहिए। लेकिन अभी नए संशोधन के अनुसार वो MOU साइन होने के पहले दिन से ही लागू हो रहा है। यानी अब अगर आपको इंदौर से देवास जाना हो तो आपको टोल भी देना पड़ेगा और सड़क भी बनी हुई नहीं है। यानी 1 घंटे 30 मिनट का सफर आपको 1 घंटे में करना है और उसके पैसे भी देना है। ये बात हुई। यह तो जो अभी टोल है वर्तमान का, वो तो मुगल शासन की याद दिलाता है कि यदि आपको अपने घर से खेत तक जाना है तो कोई ना कोई लगान या किसी तरह का टैक्स देना पड़ता है। तो आज हमारी विडंबना है कि कईयों के कार्यालय जो है वो देवास नाका या देवास के आगे और घर इंदौर शहर में है, तो उन्हें अपने कार्यालय जाने के लिए रोज का टोल वसूल किया जाता है उनसे। इंदौर से देवास जाने वाला है, इंदौर का जो नेशनल हाईवे जो गुजरता है इंदौर से, वहां कितने वाहन गुजरते होंगे? सरकार तो कहती है कि 3000 वाहन उससे प्रतिदिन गुजरते हैं, यानी 24 घंटे में 3000 वाहन वहां से गुजर पाते हैं। वो जो सर MOU है वो पूरा का पूरा झूठा है, जिसमें ठेकेदार ने 3000 वाहन का एक्सपोजर दे के अपनी दरें तय कराई है, जबकि हम परिवहन विभाग के आंकड़ों से ही हम बता चुके हैं कि 17,000 वाहन जो है हमारे राष्ट्रीय मार्ग जो है नेशनल हाईवे 3, इसके ऊपर से रोजाना 17,000 वाहन जो है गुजरते हैं। यानी 5 गुने से भी ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है यहाँ। जी सर, बिल्कुल सही। और ये विचित्र बात क्योंकि एक तो वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, फिर टोल की दरें भी हर साल बढ़ती जाती है, तो सड़क बनाने वाली कंपनी को तो चारों तरफ से फायदा ही फायदा है, तो उपभोक्ता कहाँ जाएगा इससे? एक तो एक सामान्य आदमी की समझ में यह आ रहा है कि प्रतिवर्ष 10% वाहन व्हीकल पॉपुलेशन जो है वो बढ़नी है। उसके पश्चात भी इन्होंने जो MOU साइन करवाए उसके अंदर 7.5 से 15% प्रति वर्ष की दर से टोल अधिक वसूला जाता है। यानी टोल के पैसे बढ़ने ही बढ़ने हैं, मल्टीप्लाई होना है, बहुत ज्यादा बढ़ना है। और यह एक ऐसी स्थिति में आ जाएगा, जन आंदोलन का एक विषय बन जाएगा, चाहे वो कार चालक हो, ट्रक चालक हो। यदि इसी तरह सड़कों का जो है तो BOT के आधार पर उन्हें दिया गया तो आप अपने घर के मेन गेट से बाहर निकलने के भी पैसे देने पड़ेंगे आपको। एक स्थिति मतलब जब आप वाहन खरीदें तब आप उस पर सेंट्रल एक्साइज का टैक्स दें, उत्पाद कर दें, फिर उसके बाद रोड टैक्स दें, फिर RTO के टैक्स दें, गाड़ी का किरानी टैक्स भरें, फिर जब भी आप सड़क डीजल खरीद रहे हैं तो प्रति लीटर डीजल पर आप प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए पैसे दें 5 रुपए या 7 रुपए, और इसके बाद जब आप सड़क पर वास्तव में गुजरे तो आपको टोल देना है। तो ये 5-6 बार जो टैक्स लिया जा रहा है आम जनता से, उससे चीजें कितनी महंगी होती हैं। ये तो हमारे प्रदेश सरकार भी उसमें दोषी है ना। जबलपुर के अंदर जो भूकंप आया था उसका 1 रुपया जो उन्होंने लागू किया वो भी आज डीजल के ऊपर सेस के रूप में वसूला जा रहा है। हमारे यहाँ की जो वेट की दरें हैं डीजल की वो सर्वाधिक है पूरे देश के अंदर। आज अन्य राज्यों की तुलना में हम डबल टैक्स दे रहे हैं। यह सरकार सिर्फ दिखावे के लिए केंद्र सरकार का विरोध करती है कि वो केंद्र सरकार डीजल की कीमतें बढ़ाती है, जबकि अंदर से ये मन ही मन खुश होते हैं ताकि इनको जो प्रति 1 रुपए के ऊपर जो 27 पैसे है वो मुफ्त में मिल रहे हैं। जबकि इनका अपना एक बजट होता है, जब वो बजट के निर्धारण में पेट्रोलियम पदार्थों से जितना धन इन्हें मिलना है यदि उसकी पूर्ति हो गई है तो सरकार कम से कम आखिरी के जो तिमाही है उसके अंदर तो छूट दे सकती है टैक्स के अंदर, लेकिन यह कतई ऐसा नहीं होता। यानी 5 रुपए केंद्र ने बढ़ाए डीजल पर तो 27 पैसे प्रति रुपए के हिसाब से लगभग
₹1.5 के आसपास, सवा और ₹1.5 के बीच उनको मिल गया। बिल्कुल ₹1.5, और ऐसा वर्ष में 2 बार होता है, वर्ष में ऐसा 2 बार होता है। मतलब राज्य सरकार क्या है, बगैर कुछ किए, बगैर टैक्स लगाए बढ़ रही है, वो खुश होते हैं, जबकि वो टैक्स कम कर सकते हैं, लेकिन जनता पे बोझ करना चाहिए। और हमारी हमेशा मांग रहती है कि उसे 4 से 5% कम किया जाए। केंद्र सरकार भी राज्यों पे दबाव डाले यदि, और इसको एक यूनिफॉर्म कर दिया जाए, 5% वेट अगर कर दिया जाए पूरे देश में, तो ₹10 लीटर ऑटोमेटिकली डीजल कम हो सकता है, सस्ता उपलब्ध हो। CST का विरोध शायद इसीलिए कर रहे हैं कि मनमानी रुक जाए। एक और बात है, मध्य प्रदेश में रोड टैक्स दूसरे राज्यों के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। अपने यहाँ क्या टैक्स की दरें हैं और हमारे पड़ोसी राज्यों में क्या हाल है? उसके लिए भी हम प्रदेश सरकार से हमेशा अपने मांग पत्र में मांग करते आ रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ प्रति तिमाही हम 6,000 रुपया देते हैं, तो अन्य राज्यों में वही जो रोड टैक्स है प्रदेश का, वो 1,500 से लेके 2,500 रुपये तक है। यानी कि हमारे यहाँ 2 से 3 गुना अधिक टैक्स वसूला जाता है, और उसके बदले में दी जाने वाली सुविधाएं जो हैं वो बिल्कुल ही नगण्य है। प्रदेश सरकार कोई सड़क नहीं बनाती है, एक भी, कहीं पर उन्होंने टर्मिनल नहीं बनाए हैं, कहीं पर उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बनाए हुए, या कहीं पर हाल्टिंग पॉइंट नहीं है ट्रकर्स के लिए। तो यदि इतना कर के रूप में इतनी राशि लाखों वाहनों से ली जाती है, तो उसके बदले में हमें सुविधाएं भी मिलना चाहिए, और उसे तत्काल प्रभाव से कम किया जाना चाहिए अन्य राज्यों की तुलना में। यानी सारी सुविधाएं ली जा रही हैं, केंद्र का पैसा आ रहा है वो अलग, और लोगों को राहत नहीं मिल रही, ऐसा कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही है आपके। और ये वाणिज्यिक करके नाके जगह जगह बने हुए हैं, इससे आपके कामकाज में कितनी बाधा होती? वाणिज्य कर तो आज की तारीख में हमारी सबसे बड़ी समस्या हो गई है। इसे कंप्यूटराइज करने के बाद में जब नेट से फॉर्म डाउनलोड करके लेके जाते हैं, पूरा डाटा नेट पे फॉर्म भरने के साथ ही विभाग को चला जाता है। उसके पश्चात जगह जगह पर नाके और फ्लाइंग स्क्वाड, नाकेदार जानबूझ के उसके अंदर कोई ना कोई त्रुटि छोड़ देता है, उसके ऊपर स्टैंपिंग नहीं करता, और इनका मोबाइल के जरिए जो है ये सूचना देते हैं कि फला फला गाड़ी जो है ये हमने इस पोजीशन में छोड़ी है, तो फ्लाइंग स्क्वाड उसको कैच करके और एक नो एंट्री एरिया के अंदर लाके खड़ी कर देती है। जबकि भाजपा के घोषणा पत्र में था कि हम जो प्रदेश के प्रवेश द्वार हैं उसके अलावा कहीं पर भी हमारा परिवहन विभाग और वाणिज्य कर विभाग जो है चेकिंग नहीं करेगा, लेकिन वो सब उल्लंघन हो रहा है उसका आज की तारीख में। बीमे की दरें काफी बढ़ गई है, बीमे का क्या हाल है? ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ने में बीमे का कितना योगदान है? आम आदमी को चीजें जो महंगी मिल रही है, या बीमे का भी कुछ योगदान है? बिल्कुल सर, एग्जैक्टली जो 3,000 रुपये थर्ड पार्टी के रूप में हम देते थे 2 साल पहले, वो आज की तारीख में 13,000 रुपये हो गया, और सर्विस टैक्स मिला के 14,500 रुपया प्रति वर्ष प्रति वाहन हम लोग बीमे में दे रहे हैं। और उसके पश्चात बीमा कंपनियां दादागिरी करती है, वो ट्रकों का बीमा बंदिश कर देती है। इस ईडा के चेयरमैन को हमने कई बार इस बारे में लिखा, अखिल भारतीय स्तर पर भी इस बारे में चर्चा हो चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि सब जगह मिली भगत है। प्राइवेट कंपनियां अपनी मनमर्जी के प्रोडक्ट लाती है, उनमें जिसमें फायदा दिखता है उसका वो बीमा करते हैं। जो हमारी सरकारी अर्ध सरकारी कंपनियां है वो भी बेमन होकर करती है। तो उसके पीछे हम बार बार केंद्र सरकार को यह कहते हैं कि आप जो है अपने कानून में परिवर्तन करो। जब रेलवे और एयर हवाई जहाज की यात्रा करने पर एक अधिकतम राशि फिक्स है उसकी क्षतिपूर्ति की, तो सड़क एक्सीडेंट में क्यों नहीं वो फिक्स की जाती? तो हमारी पिछले कई वर्षों से मांग है कि उसे 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में वो क्षतिपूर्ति जो है फिक्स की जाए, तो उससे बीमा कंपनियां जो है वो भी सर्वाइव करेगी और वो भी अच्छे मन से हमारा इंश्योरेंस करेंगी, और इसकी दरें जो है उस पर भी लगाम लगेगी। ट्रक ऑपरेटर्स को के सामने और क्या क्या समस्या मुख्य लगती है? क्या हमारी सड़कें निरापद हैं, अच्छी सड़कें हैं? क्या हमारे ट्रक चालकों को सुविधाएं मिलती सड़कों पर? उन्हें रोजमर्रा की सुविधाएं उपलब्ध है? किसी तरह की कोई सुविधा ना प्रदेश सरकार ना केंद्र सरकार, सिर्फ कागजों पे देती है। एक ट्रक को वो लेकर अपने गंतव्य पर चलता है, उस दिन से लेकर गंतव्य तक पहुंचने तक कोई भी उसकी गारंटी नहीं होती, जान माल की उसकी कोई सुरक्षा नहीं होती। रास्ते में कंजरों के द्वारा उन्हें लूट लिया जाता है, ड्राइवरों की हत्या तक हो जाती है। कहीं भी हमारे लिए सेफ पार्किंग नहीं है। यदि पता पूछने के लिए भी कोई गाड़ी का कहीं पर ब्रेक मारता है तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का जो है वहाँ पर दबाव आ जाता है कि वो वाहन नो पार्किंग एरिया में खड़ा है। लेकिन जब आप हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि हम नो पार्किंग एरिया में ना खड़े हों,
तो सरकार के पास कौन सा ऐसा स्थान उपलब्ध है कि जहां पर गाड़ी खड़ी करना है। प्रदेश के अंदर कहीं पर भी 1000 किलोमीटर आप पूरा प्रदेश पार कर लो, कहीं पर भी आपको एक भी जगह हल्टिंग पॉइंट जो है नजर नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि प्रदेश सरकार हर शहर के बाहर चारों तरफ ऐसे हल्टिंग पॉइंट बनाए जो सेफ हों, चाहे उसके लिए शुल्क लिया जाए तो वाहन को वो यथावत खड़ा करके अपना काम जो है वो कराने जाए। क्योंकि शहर में नो एंट्री रहती है, रात को 11 बजे के बाद प्रवेश करना होता है। यदि वो ट्रक अपने गंतव्य पर शाम को 5 बजे पहुंच गया तो उसे 6 घंटे कहाँ रुकना ये उसे पता नहीं होता। ड्राइवर अपने आप को भी असुरक्षित समझता है और अपने वाहन को भी असुरक्षित समझता है। रिश्वत का बोलबाला जगह जगह होता है। गाड़ी रवाना हुई, ट्रक रवाना हुआ कि रिश्वत का बोलबाला शुरू हो जाता। पुलिस कर्मी, यातायात पुलिस वाले को रिश्वत देना, गाड़ी पार करने के लिए पैसे देना, हर नाके पर रिश्वत देना, वाणिज्यिक कर नाकों पर परेशानी सब जानते ही। तो रिश्वत का योगदान कितना कारोबार का कितना पैसा रिश्वत में जाता है? हमारा आज के जो परिचालन है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान हो गया रिश्वत का। जबकि राष्ट्रीय परमिट हमें मिला हुआ मात्र 16,000 रुपये प्रति वर्ष के अंदर, लेकिन मैं अगर इसे एक अनुमानित उसमें कहूँ तो 16,000 रुपये प्रति माह जो है वो एक गाड़ी रिश्वत के रूप में देती है, चाहे वो कोई भी राज्य हो। इसके प्रति कोई भी राज्य सरकार ईमानदार नहीं है, क्योंकि जब तक जांच चौकियां ठेके पे देना बंद नहीं की जाती तब तक इसके ऊपर अंकुश लगाना नामुमकिन। एक सवाल आम आदमी पूछना चाहेगा कि जब इतनी परेशानी है तो इस ट्रांसपोर्ट के धंधे में आप हैं क्यों नहीं छोड़ देते? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। लेकिन एक परंपरा जो पिछली 3 पीढ़ियों से यदि कोई कारोबार कर रहा है तो एकदम से पलायन करना हर किसी के बस का में नहीं है। कई बार शिक्षा हम देखते हैं कि कई जगह पर शिक्षित नहीं है जो ट्रक ऑपरेटर है, कहीं पर दूसरा व्यापार करने की उसकी क्षमता नहीं है। तो ऐसे बहुत से कारण है कि वो पारंपरिक कार्य को ही करना चाहता है। वो कई बार ये भी सोचता है कि इसी व्यापार से जब वो बंद करना चाहता है तो उसके पैतृक ये कहते हैं कि इसी से हमने आप लोगों की शादियां की, इसी से मकान बनाए हैं, तो ये बुरा वक्त है गुजर जाएगा। तो इसी आस में जो है साल दर साल जो है हम ये धंधा जो है आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ देखने में आया कि कोई भी ऐसी तरक्की नहीं कर रहा, वो कहीं ना कहीं माइनस में ही जा रहा है। भाटिया साहब, लोग एक ट्रक लेके धंधा शुरू करते हैं और 1 साल बाद एक ट्रक और खरीद लेते हैं, फिर 1 साल बाद 2 ट्रक और खरीद लेते हैं, इस तरह तरक्की करते जाते हैं। इसका क्या राज है? ये सब पुरानी बातें हैं सर। अब आज की तारीख में जो 10 वाला है वो 5 पे आ रहा है, 5 वाला 3 पे आ रहा है। रिवर्स गियर लग चुका है अभी तो। मतलब ट्रांसपोर्ट के धंधे में रिवर्स गियर लग चुका है। बिल्कुल सर। आपको कोई उम्मीद है सरकार से राहत की? क्यों नहीं, सरकार अगर हम चुनते हैं तो इसी उम्मीद से चुनते हैं। आम जनता के मन में भी एक विश्वास रहता है कि सरकार जो समझेगी, उनके दुख दर्द को समझेगी। और ये ऐसा नहीं है कि इसका सॉल्यूशन नहीं है। यदि सरकार ईमानदारी से इन नियमों को लागू करने पर आ जाए तो बहुत अच्छे से वापस से बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। जगह जगह अच्छे ट्रांसपोर्ट नगर, अच्छे रेस्ट हाउस बना के ड्राइवर्स को भी, जो हमारी टेक्नोलॉजी आ रही, नई जो गाड़ियां आ रही है उसके अंदर हमारे स्टील कैबिन आ रहे हैं, एयर कंडीशन कैबिन आ रहे हैं, ड्राइवरों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं कंपनियां दे रही है। तो यदि सरकार आमदा हो जाए अगर इसे और अच्छा लाने के लिए, तो हमारी न्यूनतम प्रति किलोमीटर की दरें फिक्स कर दे तो हम लोग बहुत अच्छे से अपना बिजनेस कर सकते हैं। एक तरह से ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार को क्या अल्टीमेटम दिया है और कब उसकी मियाद खत्म होगी और अगला कदम आपका क्या होने वाला है? डीजल की मूल्य वृद्धि के बाद में 18 सितंबर को मुंबई में एक बैठक अखिल भारतीय स्तर पर आहुत की गई थी, जिसके अंतर्गत बहुत आक्रोश था सभी स्थान के लोगों में। लेकिन एक कायदे कानून के अनुसार जो 21 दिन का नोटिस देना होता है केंद्र सरकार को, वो हमने 20 तारीख को दिया। उसकी मियाद जो है आगामी 11 तारीख को पूरी हो रही है। तब भी हमारे मन में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा कि आने वाले त्योहारों को देखते हुए हम कोई कड़ा निर्णय ना लें। लेकिन यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने इन फैसलों पर अडिग रहती है तो हमें मजबूरीवश कुछ कड़े निर्णय लेना पड़ेंगे। भाटिया जी, हमारी भी शुभकामनाएं कि सरकार अपने फैसले पर विचार करे, डीजल सस्ता करे, अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए और ट्रांसपोर्ट यातायात को आगे बढ़ाने के लिए, इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मदद करे। इंदौर जो कि बहुत बड़ी हद तक, एक बड़ी सीमा तक इस व्यवसाय पर निर्भर है, इसी में इंदौर का भला है। आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।